हमारा संविधान या महज एक कानून की किताब नहीं है दोस्तों, ये एक वादा है, एक ऐसा वादा जो भारत के हर नागरिक से किया गया है, बराबरी का यानी समानता का वादा। तो चलिए आज इसी वादे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदलता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वादा सिर्फ कागजों पर है या इसमें कोई असली ताकत भी है? आखिर संविधान में वो कौन सी मजबूत ढाल है जो ये पक्का करती है कि समानता का ये विचार, ये आइडिया सिर्फ एक खूबसूरत सपना बनकर न रह जाए? आइए मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम संविधान के इस वादे को समझेंगे, फिर जानेंगे कि भाई इस वादे को निभाने की जिम्मेदारी किसकी है। इसके बाद हम अपने अधिकारों के सुरक्षा कवच को देखेंगे, फिर समानता के दिल यानी आर्टिकल 14 को समझेंगे, भेदभाव पर रोक लगाने वाले नियमों को जानेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम्स के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपने अधिकार तो हम सब जानना चाहते हैं, लेकिन इन अधिकारों को समझने से पहले हमें उस बुनियाद को समझना होगा जिस पर ये टिके हैं। आखिर वो क्या चीज है जो इन अधिकारों को सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाती है? हमारे संविधान का पार्ट 3, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वो है हमारे मौलिक अधिकारों का खजाना। और इस खजाने में जो सबसे पहला और सबसे कीमती हीरा है वो है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। जरा सोचिए, ये वो मजबूत जमीन है जिस पर आज़ादी, न्याय और बाकी सभी अधिकारों की बिल्डिंग खड़ी होती है। अब अगर जमीन ही ऊबड़ खाबड़ हो तो बिल्डिंग कैसे सीधी खड़ी रहेगी? अच्छा, तो संविधान ने वादा तो कर दिया, पर यह वादा निभाएगा कौन? मान लीजिए सरकार का कोई डिपार्टमेंट आपके साथ भेदभाव करता है, तो आप कोर्ट में केस किसके खिलाफ करेंगे? बस यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 12 की, जो हमें बताता है कि ये राज्य यानी द स्टेट है कौन। और मजे की बात यह है कि संविधान बनाने वालों ने राज्य शब्द का मतलब बहुत बहुत बड़ा रखा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया? ताकि कोई भी सरकारी संस्था अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर भाग न सके कि अरे भाई, हम तो सरकार का हिस्सा है ही नहीं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो हमारे अधिकारों को हर तरफ से बचाता है। जरा सोचिए, ये परिभाषा कितनी वाइड है। इसमें दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार और पार्लियामेंट से लेकर आपके राज्य की सरकार, आपके शहर की म्युनिसिपैलिटी और यहाँ तक कि आपके गांव की पंचायत भी शामिल है। इतना ही नहीं, LIC, ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी राज्य की परिभाषा में ही आती हैं। मतलब साफ है, इनमें से कोई भी आपके मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता। चलिए, ये तो समझ आ गया कि वादा निभाएगा कौन। पर क्या हो अगर राज्य ही अपना वादा तोड़ दे? तो अगर सरकार ही कोई ऐसा कानून बना दे जो समानता के खिलाफ हो, तब क्या होगा? घबराइए नहीं, यहीं पर सामने आता है अनुच्छेद 13, जो हमारे अधिकारों का असली बॉडीगार्ड है, हमारी संवैधानिक ढाल। जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, शून्य। अंग्रेजी में कहें तो वॉइड। ये हमारे संविधान के सबसे पावरफुल शब्दों में से एक है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई भी कानून, चाहे वो संसद ने ही क्यों ना बनाए हो, अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे फौरन रद्द कर देगा, उसे ऐसा बना देगा जैसे वो कभी था ही नहीं। आर्टिकल 13 एक तरह से हमारी न्यायपालिका के हाथ में एक कैंची है, जिससे वो अधिकारों पर हमला करने वाले किसी भी कानून को काट सकती है। तो अनुच्छेद 13 हमारे मौलिक अधिकारों को सबसे ऊपर, मतलब सुप्रीम बना देता है, और ये काम भी बड़ा मजेदार करता है, दो तरफा। एक तरफ ये आज़ादी से पहले के यानी अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों को भी चेक करता है, और दूसरी तरफ ये भविष्य में बनने वाले कानूनों पर भी नजर रखता है। ये हमारे अधिकारों की एक परमानेंट ढाल है जो कभी कमजोर नहीं पड़ती। तो अब तक हमने क्या समझा? अनुच्छेद 12 यानी अधिकारों की नींव, और अनुच्छेद 13 यानी उसकी ढाल। अब जब नींव और ढाल दोनों तैयार हैं, तो चलिए उस वादे के दिल तक पहुंचते हैं, अनुच्छेद 14, जो समानता के पूरे सिद्धांत का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। ये एक छोटी सी लाइन अपने अंदर दो बहुत बड़े और मजबूत आइडियाज को समेटे हुए है। पहला, कानून के समक्ष समानता, और दूसरा, कानूनों का समान संरक्षण। अब सुनने में तो ये दोनों बातें लगभग एक जैसी लगती हैं, है ना? पर यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। पहला हिस्सा, कानून के समक्ष समानता,
ये हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से। इसका सीधा सा मतलब है भाई कानून से बड़ा कोई नहीं। चाहे कोई कितना भी अमीर या पावरफुल क्यों ना हो, कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब ये स्टेट को कुछ करने से रोकता है। अब आता है दूसरा हिस्सा, कानूनों का समान संरक्षण। ये है अमेरिकन कॉन्सेप्ट, और ये थोड़ा पॉजिटिव है। ये कहता है कि एक जैसी सिचुएशन वाले लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करो। ये स्टेट को कुछ करने के लिए कहता है। तो अनुच्छेद 14 ने तो एक बड़ा मजबूत सिद्धांत दे दिया, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया। पर असल जिंदगी में क्या, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, सड़कों पर, दुकानों में, इस समानता का क्या मतलब है? बस यहीं से कहानी आगे बढ़ती है अनुच्छेद 15 पर, जो इस सिद्धांत को एक्शन में लाता है। इसका क्लॉज 1 साफ साफ कहता है कि स्टेट किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, और ग्राउंड्स भी बता दिए गए हैं: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान। और यहाँ एक छोटा सा शब्द है, केवल या ओनली, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उन आधारों पर सीधी चोट करता है जिनके नाम पर सदियों से हमारे समाज में भेदभाव होता आया है। और फिर आता है क्लॉज 2, जो इस अधिकार को किताबों से निकालकर असल दुनिया की सड़कों पर ले आता है। ये कहता है कि कोई भी दुकान, होटल, कुआं, तालाब या सड़क किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सबके लिए है। जरा सोचिए भारत के इतिहास को, जहां कुओं और मंदिरों में घुसने तक पर पाबंदी थी। उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्लॉज एक क्रांति से कम नहीं था। अच्छा, अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है, अपवाद या कहें तो स्पेशल प्रोविजंस। अब आप कहेंगे कि ये तो भेदभाव है, लेकिन नहीं। संविधान कहता है कि ये भेदभाव नहीं, बल्कि सच्ची समानता लाने का एक तरीका है। जैसे ये क्लॉज राज्य को औरतों और बच्चों के लिए खास कानून बनाने की इजाज़त देता है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। तो ये भेदभाव नहीं, ये संरक्षण है। बिल्कुल इसी लॉजिक पर अगला प्रावधान है। ये राज्य को एफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्रवाई की पावर देता है, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन। इसे एक दौड़ की तरह सोचिए। अगर कुछ धावक सदियों से पीछे धकेले गए हैं, तो क्या रेस शुरू होने पर सबको एक ही लाइन पर खड़ा कर देना न्याय होगा? नहीं। ये प्रावधान कहता है कि पहले उन पीछे रह गए लोगों को बराबरी पर लाओ, ताकि सब एक सही दौड़ शुरू कर सकें। और फिर इसमें सबसे ताज़ा एडिशन हुआ, सबसे नया जुड़ाव, वो है आर्थिक आधार पर। इस क्लॉज के तहत राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक आरक्षण देने का अधिकार मिलता है। ये इस बात को मानता है कि पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक असमानता भी हो सकती है। तो दोस्तों, खासकर वो लोग जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में बहुत मदद करेगा। इसको एक कहानी की तरह याद रखिए। अनुच्छेद 12 हमें बताता है कि अधिकारों का संरक्षक कौन है। अनुच्छेद 13 उस संरक्षक को एक संवैधानिक ढाल देता है। अनुच्छेद 14 खेल के लिए एक समान मैदान तैयार करता है, और अनुच्छेद 15 उस मैदान पर खेले जाने वाले खेल के नियम तय करता है ताकि कोई चीटिंग ना हो। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रिविजन के लिए बढ़िया रहेगा। देखा आपने, सिर्फ 4 आर्टिकल्स 12, 13, 14 और 15। लेकिन ये सिर्फ 4 नंबर नहीं है। ये समानता के एक कोरे विचार को, एक सपने को हर भारतीय के लिए एक हकीकत में, एक लागू किए जा सकने वाले अधिकार में बदल देते हैं। तो जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। ये अधिकार हमें सिर्फ एक कानूनी नागरिक बनाते हैं या फिर एक बेहतर समाज बनाने की जिम्मेदारी भी देते हैं? जब हम अपने लिए समानता की मांग करते हैं, तो क्या ये हमारी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम दूसरों के साथ समान व्यवहार करें? सोचिएगा जरूर।